आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं ना उसका नाम है साइंस का 100% आने वाला एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि आज की क्लास में वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बातें करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं सर, क्लास को कर देते हैं शुरू। और क्लास शुरू करने से पहले बस हम एक ही बातें कहेंगे सर कि ये क्लास ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम, ये क्लास आपके एग्जाम के नाम। क्योंकि आज की क्लास में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना सर, उसे देखोगे ना तो तुम भी दीवाने हो जाओगे। क्योंकि ये सवाल को देख करके हम खुद दीवाने हो चुके हैं सर। ठीक है, चलते हैं सर, क्लास को कर देते हैं आगाज। क्योंकि देखो सर, हम लोग एक ही चीज कहते हैं ना कि टाइम इज द मनी और मनी इज द टाइम। अगर जिंदगी में पैसा बहुत चाहिए आपको तो टाइम को महत्व दो, और अगर तुमको टाइम का महत्व जिस दिन तुमको देने आ गया उस दिन तुम्हारा जेब खाली नहीं रहेगा। ये मेरा वादा है सर। ठीक है, आ जाना। सबसे पहला सवाल आपके सामने आ चुका है सर। क्या कहता है? 1 नंबर सवाल, जरा गौर कीजिएगा मेरे भाई, जरा इधर आइएगा। कहता है ना सर कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका समीकरण भी लिखे। ये बात आपको पता होगा कि कौन ऐसा साल है जो कि प्रकाश संश्लेषण नहीं पूछता है। मेरे दोस्त, प्रकाश संश्लेषण प्रत्येक साल पूछता है, तो क्या आपसे छूटेगा? फिर संदीप कुमार को जिंदा रहने से क्या फायदा रे, जब आपसे सवाल छूट जाएगा तो। ठीक है सर, आना। कहता है प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो सभी पेड़ पौधों, क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से, कहां से, तो वायुमंडल से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। हमने क्या बोला है? हमने बोला है ना सर कि सभी पेड़ पौधे किसके उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। मेरे साथ बोलना कि सभी पेड़ पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से क्या ग्रहण करता है, तो वायुमंडल से CO2 गैस ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हमने क्या बोला है सर कि पेड़ पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 गैस ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक बार जरा बताना मेरे दोस्त कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं याद हुआ ना तो एक बार मेरे साथ बोलना कि सभी पेड़ पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से, कहां से, तो वायुमंडल से CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके क्या बनाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब हमें हो गया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हमने यहां से लेकर के यहां तक प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन दे दिया। अब क्या पूछा है कि इसका समीकरण भी लिखे, तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है 6CO2 प्लस 12H2O प्लस C6H12O6। ये क्या है सर, तो ये आपका ग्लूकोज है। क्या है मेरे दोस्त? ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस क्या 6O2 प्लस कितना 6H2O का निर्माण करता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा समीकरण हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? यहां से यहां उत्तर हो गया। ठीक है, तो आज के बाद क्या प्रकाश संश्लेषण आएगा तो आपसे छूटेगा ना रे बाबा, ना, नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है सर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। 2 नंबर सवाल कहता है ना मेरे दोस्त, पता है क्या कहता है? कहता है ना कि विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? विषम पोषी पोषण, कौन पोषण? विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? कहता है ना कि विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है, विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। हमने क्या बोला है कि विषम पोषी पोषण का मतलब होता है ना कि कोई भी प्राणी
अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसी को क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। हमने क्या बोला है कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, अपना भोजन के लिए किसी अन्य प्राणी पे निर्भर रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा सर। मेरे दोस्त, अगर ये सच में अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है ना सर, तो ये कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, और इस कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर प्रकट करना सर, क्योंकि ये संदीप कुमार आपके लिए जीता है मेरे दोस्त, ठीक है। और सभी दोस्तों तक शेयर करना, फैला देना इस क्लास को मेरे दोस्त, घर घर तक शिक्षा को पहुंचा देना, ठीक है सर। अब एक बात और है, ठीक है, जरा पहले इसे देखना सर। कहता है ना कि विषमपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, तो ये बात आपको पता होगा कि विषमपोषी पोषण वही होगा जो अपना भोजन के लिए किसी अन्य प्राणी पे निर्भर रहेगा, तब हमारा क्या कहलाएगा, विषमपोषी पोषण। तो हमसे यही पूछा है ना कि विषमपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया। कहता है विषमपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी अन्य स्रोतों पे निर्भर करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे में पौधे मतलब कवक सभी इत्यादि, जैसे पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा सूरज के प्रकाश की उपस्थिति पे रहता, उसकी उपस्थिति में जब तक पेड़ पौधा को जल नहीं मिलेगा, मिट्टी नहीं मिलेगा, सूरज की प्रकाश नहीं मिलेगा, तो क्या पेड़ पौधा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि वो भी किसी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। आ जाना, चलते हैं सवाल नंबर कितना, 3 की तरफ। 3 नंबर सवाल का कहत है जी, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर, कहता है क्या, जरा गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं। अच्छा, देखता है, नहीं कहता है फलना बेटा फलने जैसा नालायक निकल गया, नहीं बोलता है इसका बाप पे जरल था। अगर कोई इंसान कोई गलती कर देता है ना, कहता है इसका खानदान खराबे था, ऐसा नहीं बोलता है, गाँव का ये लैंग्वेज है सर, है ना। तो अब समझना कि ये क्यों होता है, अपने पिता के जैसा बच्चा क्यों करता है, ये क्या कारण है सर। कहते हैं ना मेरे दोस्त कि आज के क्लास में वैसे वैसे सवाल हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते होंगे। क्वेश्चन को देखिए और जाकर के क्वेश्चन बैंक जाकर के पढ़िए और जाकर के देखिए कि ये सब सवाल कितना बार रिपीट किया गया है मेरे दोस्त, ठीक है। आ जाना, अब देखो क्या कहता है कि हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं। तो कहता है प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं। ऐसे गुण को हम लोग कहते हैं अनुवांशिक गुण या फिर पैतृक गुण कहते हैं। मेरी बातों को समझना, एक अनुवांशिक गुण होता है जो प्रत्येक, कहता है ना सर कि प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं, वो दुनिया के हर जीव में बहुत सारे वैसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सेम चलता जाता है। तो ये बोला है कि प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं। मतलब कहाँ है ना सर कि कुछ इंसान के किसी भी जीव में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनके संतानों में चले जाते हैं। जब वो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके माता पिता के थ्रू उनके संतान में भी वो गुण प्रवेश कर जाता है। जब वो गुण प्रवेश कर जाता है तो वही बच्चा बड़ा होता कहता है तू भी बापे जैसा करता है रे तो याद आना, यही कहता है कि प्रत्येक जीव में बहुत ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं। ऐसे गुण को अनुवांशिक गुण या फिर पैतृक गुण कहते हैं। इन्हीं गुणों के कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं। हमसे पूछा है कि हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं, तो हम अपने माता पिता के समान इसलिए होते हैं अनुवांशिक गुण के कारण। हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं, तो अनुवांशिक गुण के कारण। अनुवांशिक गुण क्या बताता है, तो अनुवांशिक गुण का मतलब ये होता है सर कि कुछ जीवों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात माता पिता के, मतलब जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं तो माता पिता के गुण बच्चे में प्रवेश कर जाते हैं। तो यही चीज़ हमने आपको बताया है सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर 4 की तरफ तो बढ़ो न जी।
कहता है। अच्छा एक बात और बता देना चाहते हैं कि दोस्त अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना सर, ये पीडीएफ नहीं सर, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलता चला जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर लेना संदीप कुमार ऑफिशियल। जैसे ही टेलीग्राम में जाकर के सर्च करोगे ना संदीप कुमार ऑफिशियल, तो मेरा टेलीग्राम आईडी खुल जाएगा, उसे क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। जिसके ज़िंदगी में तकलीफ़ है, दर्द है, कोई छोड़कर चली गई है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन कर लेना, संदीप-1842 फॉलो कर लेना, ठीक है सर, आ जाना। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो आज के लिए अब तक में सबसे बड़ा डिमांड उसी का है। देखो मेरे भाई, हम आपको क्लास 10th के लिए ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स, वो भी चैप्टर वाइज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सर, सिर्फ मैथ को छोड़कर, क्योंकि मैथ आपको हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे और मैथ रटने वाली चीज़ें नहीं है सर जो मैं आपको दे दूंगा लिख करके आप उसको समझ लीजिएगा, नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए सर मैथ को छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट का हम आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स, वो भी टाइपिंग फॉर्म में, हाथ से लिखा हुआ नहीं सर, मेरा परिभाषा, हमारे तरीका से परिभाषा, वो भी टाइपिंग फॉर्म में है सर। इतना बेहतरीन तरीका से हमने उसको टाइपिंग किया है कि जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है सर। टाइपिंग किया हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जिन किन्हीं को चाहिए तो उसका प्राइस आपको 299 रुपया है सर, लेकिन वो आपको 6 सितंबर तक मात्र 120 रुपया में मिल रहा है। तो जिन किन्हीं को चाहिए तो इसके लिए सर आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको पे फोन चलता है, गूगल पे चलता है, पेटीएम चलता है, वो सब कुछ चलता है। आपको उसी पे 120 रुपया पेमेंट कर देना है, या फिर आप किसी से पेमेंट भी करवा सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, चचा से, भैया से, भाभी से, साली तो नहीं होगा सर, हाँ सिंपल फंडा। तो आप किसी से भी पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट यही व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिएगा, ठीक है। और मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे 10th का नोट्स चाहिए। तुरंत मिनट भर के अंदर में आपके पास सारा पीडीएफ सेंड हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर में सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाइए और तुरंत उसको मैसेज व्हाट्सअप पे कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा व्हाट्सअप पे, आपको 1 मिनट के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि देखो मेरे पास स्टाफ बेचारा एक ही को रहता है तो वो परेशान रहता है हमेशा, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। आइएगा सर, हम लोग आते हैं तनी सवाल नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर सवाल का कहत है जी, कहता है ना कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। अरे बाबा रे बाबा, हमसे पूछा है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो कहता है ना सर कि किसी सजीव के शरीर के अंदर, किसी सजीव मतलब वैसे प्राणी जिसमें श्वास हो, जिसमें जान हो, उसे सजीव प्राणी कहते हैं। तो कहता है किसी सजीव के शरीर के अंदर उपस्थित अनावश्यक पदार्थ, मतलब शरीर के अंदर वैसे पदार्थ जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो वैसे पदार्थ को कहते हैं अनावश्यक पदार्थ। हम सब के शरीर के अंदर कुछ वैसे पदार्थ होते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, तो उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं अनावश्यक पदार्थ, ठीक है। तो यही बोला है सर कि किसी सजीव के शरीर के अंदर उपस्थित अनावश्यक पदार्थ को उसके शरीर में विभिन्न अंगों द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। हमने क्या बोला है, हमने बोला है ना मेरे दोस्त कि किसी सजीव शरीर के अंदर उपस्थित अनावश्यक पदार्थ को उसके शरीर में विभिन्न अंगों के द्वारा हम बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे मूत्र द्वारा हमारा मूत्र द्वारा शरीर के अनावश्यक पदार्थ बाहर निकलता है, वैसे पदार्थ हमारा शरीर से बाहर निकलता है जिसकी शरीर के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा देखो उत्सर्जन का मेन हमारा मकसद यही है, उत्सर्जन का मेन मोटिव यही है कि किसी सजीव के शरीर के अंदर उपस्थित अनावश्यक पदार्थ को उसके शरीर में विभिन्न अंगों द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब वैसे पदार्थ जो शरीर के अंदर है उसे हम लोग बाहर निकालेंगे तो उस प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहेंगे। जैसे हमारा मूत्र द्वारा निकाला जाता है अनावश्यक पदार्थ, पसीना द्वारा हमको निकाला जाता है अनावश्यक पदार्थ, तो यही सब हमारा क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। चलते हैं सर सवाल नंबर कितना 5 की तरफ। 5 नंबर सवाल का कहत है जी, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो सवाल की दुनिया में चढ़ो न जी। आ जाना सर। देखो आप लोग हमारे साथ जुड़े शाम को 6 बजे, सुबह को 7 बजे। आप लोग हमारे साथ जुड़े शाम को 6 बजे, सुबह को 7 बजे। हम आपके स्वागत के लिए हमेशा तैनात रहेंगे मेरे दोस्त, ये मेरा वादा है सर। हाँ, शाम को 6 बजे, सुबह को 7 बजे सर आ जाना। क्या कहता है ज़रा इसे गौर करिएगा। कहता है ना कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। किसके नियम को लिखे?
प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो मेरी बातों को समझना सर, देखो ऐसे समझना, क्योंकि देखो हम जो चीज़ पढ़ाते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं कि उसको आपके दिल तक हम पहुंचा दें। सबसे पहले इधर आइएगा आप। इधर आने के बाद ये मानिए समतल दर्पण है। क्या है? ये समतल दर्पण है, ठीक है। अब जरा सोचिएगा, जब ये समतल दर्पण है तो ये हमारा क्या होगा? तो ये अभिलंब होगा। यहाँ से कौन सी किरण आती है? तो ये हमारा आ रहा है आपतित किरण। जब ये आपतित किरण आती है तो यहाँ पे परावर्तित होने के बाद इसको चला जाना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन ये सीधे ना जा करके इस प्रकार से मुड़ जाती है। तब मेरी बातों को समझना, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, जिसको हम लोग आर से लिखते हैं। हमने क्या बोला कि ये आपतित किरण और ये अभिलंब, ये दोनों के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, और ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच का कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। तो हमसे पूछा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। कितने नियम है मेरे दोस्त? तो 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम है? तो 2 नियम है। पहला नियम क्या बोलता है? मेरी बातों को समझना, ये वाला आपतित किरण यहीं पे है, ये अभिलंब भी यहीं पे है, ये परावर्तित किरण भी यहीं पे है। तो कहता है कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण कौमा अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल सतह पे होता है। हमने क्या बोला कि ये वाला आपतित किरण यहीं पे है, ये वाला भी अभिलंब यहीं पे है, ये वाला परावर्तित किरण भी यहीं पे है। तो ये वाला आपतित किरण, ये अभिलंब कौमा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश की परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि ये वाला आपतन कोण का मान और ये वाला परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। मतलब आपतन कोण का जो मान होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है? मान के बराबर होता है। तो प्रकाश की परावर्तन का कितने नियम? तो 2 नियम। पहला नियम क्या है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। 2 नंबर में आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। हमने यही बोला ना कि आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यही हमने यहाँ पे बोला है सर कि आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो प्रकाश की परावर्तन का कितने नियम? तो प्रकाश की परावर्तन का 2 नियम। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान का बराबर होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलो सर, आते हैं सवाल नंबर कितना? अगला की तरफ। अगला सवाल नंबर 6 का कहत है जी। देखो सर, सवाल नंबर 6 की तरफ आना। मैंने आपको पहला ही बोला है कि पढ़ाई वो पढ़ाई करे जकरा में बचपन के मन ना लगे, वो लड़ाई और लड़ाई करे जकरा में पैर और हाथ ना टूटे। देखो सर, देखो बकलोल सब इधर ना। देखो सर, कहता है ना, मैं मुझे बोलने का तो बहुत कुछ मन करता है लेकिन मैं नहीं बोलूँगा सर, क्योंकि तुम लोग शेयर नहीं करते हो। इतना शेयर, इतना शेयर, इतना शेयर ठोको कि यूट्यूब वाला बटन खराब हो जाए। कोता उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण के साथ लिखे। अच्छा, कौन अभिक्रिया? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका उदाहरण लिखना है सर। अब मेरी बातों को समझना, सबसे पहले आपको यह बताना है कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है, साथ ही इसका उदाहरण भी लिखना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? तो वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार, देखो ये मेरी बातों को समझना, ये जो है वो आपको क्या है? अम्ल है, और ये क्या है हमारा? तो ये आपको क्षार है। अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से क्या बनाता है? परवल, जल तथा लवण बनाता है। ये जल हो गया और ये क्या हो गया मेरे दोस्त? तो ये आपको लवण हो गया। क्या हो गया? लवण हो गया। हमने क्या बोला है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहता है कि जब अम्ल और क्षार मिलेगा तो लवण प्लस जल बनाएगा।
उदासीनीकरण अभिक्रिया कहता है कि जब अम्ल और क्षार मिलिस तो लवण प्लस जल बना 20। हाँ, तो कहता है क्या सर कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार की अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल तथा लवण बनाता है उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। अगर अम्ल और क्षार, जब अम्ल और क्षार मिलेगा और बना देगा लवण प्लस जल, तो कह दीजिएगा कि जो पूरी अभिक्रिया है वो हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी करण अभिक्रिया है सर? ये हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? तो ये हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ लिखे। तो कहता वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल तथा लवण बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना? तो सवाल नंबर 7 की तरफ। अच्छा, सवाल नंबर 7 का कहत है जी, तनी गौर कीजिएगा। सवाल नंबर 7 की तरफ थोड़ा गौर कीजिएगा सर। कहता है ना, जरा इधर आइएगा, ये सवाल बड़ा बेहतरीन है सर, इसके बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा। हाँ, कहता है ना कि अम्ल और क्षारक में अंतर लिखे। अरे बाबा रे बाबा सर, ये तो प्रत्येक साल लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों में कभी कभी पूछ देता है। अगर ये सवाल लघु में आएगा तो 3-3 अंतर लिखेंगे, अगर ये सवाल दीर्घ उत्तरीय में आएगा तो 5-5 अंतर बताएंगे। हमने क्या बोला कि अगर अम्ल और क्षारक में अंतर लिखने को आएगा, अगर ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय में आएगा तो 3-3 अंतर लिखेंगे, अगर ये सवाल दीर्घ उत्तरीय में आएगा तो 5-5 अंतर लिखेंगे। ठीक है सर, आ जाना मेरी बातों की तरफ। कहता है अम्ल और क्षार में अंतर लिखे। अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है। अम्ल और क्षारक का अंतर लिखे तो अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है, मतलब बहुत सारे अंतर है। पहला अंतर, एक साइड अम्ल लिखना, एक साइड आपको क्षारक लिखना है और बीच में वो आपको इस प्रकार से अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा ये मेरा टाइपिंग वाला दोस्त जो है ना वो इसी प्रकार से कर देता है। अब आना, अम्ल का पहला, अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। अरे बाबा रे बाबा, अम्ल का स्वाद कैसन होवत है जी? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होवत है। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? तो इसका स्वाद खारा होता है। कैसा? इसका स्वाद जो होता है वो कैसा होता है? खारा होता है। कैसा होता है? खारा होता है। कैसा होता है? खारा होता है। हाँ, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है, मतलब कड़वा होता है। ठीक है, आ जाना। ये नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? तो वो लाल कर देता है, लेकिन यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। अम्ल जो है वो नीले को करेगा लाल, लेकिन क्षारक जो है वो लाल को करेगा नीला। हमने क्या बोला है कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को करेगा लाल, लेकिन क्षारक जो है वो लाल लिटमस पत्र को करेगा नीला। हमने क्या बोला है कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, लेकिन क्षारक जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ठीक है, आ जाना। यह जल में विलय होकर H+ हाइड्रोजन आयन देता है। H+ हाइड्रोजन आयन देता है। H+ हाइड्रोजन, H+ होकर H+ हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख देना, आयन देता है, आयन देता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन देता है। आयन देता है। हमने क्या बोला है कि यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन, मतलब H+, हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या होता है? H+ आयन देता है। ठीक है, आ जाना। यह जल में विलय होकर हाइड्रोक्साइड OH- आयन देता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH- देता है। ठीक है, हमने क्या बोला है कि क्षारक जो है यह जल में विलय होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देता है और यह जल में विलय होकर के हाइड्रोजन H+ आयन देता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को? अच्छा, यहाँ पर तो लिखिए दिया है, इसको काट देना। हाइड्रोजन H+ आयन देता है, आई लिखा है। हाइड्रोजन H+ आयन देता है, ये नीचे नहीं ऊपर होगा। ठीक है, हमने क्या बोला है कि इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद खारा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को, बोलो ना रे बाबा, बोलो ना, लाल कर देता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह जल में विलय होकर के हाइड्रोजन, जल में विलय होकर के हाइड्रोजन आयन H+ देता है। यह जल में विलय होकर के हाइड्रोक्साइड OH- आयन देता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत सर? अब आइएगा 5 नंबर और 6 नंबर की तरफ।
आइएगा 4 नंबर क्या कहता है कि यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। अम्ल जो है वो मेथिल ऑरेंज को कैसा कर देता है, तो लाल कर देता है। हमसे क्या पूछा है कि यह मेथिल ऑरेंज को कैसा कर देता है, तो लाल कर देता है। यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। अम्ल जो है वो मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, लेकिन क्षारक जो है वो मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। आ जाना सर, इसका पीएच मान 7 से कम होगा रे बाबा। हाँ, अम्ल का जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होबस। कैसन होबत जी, तो 7 से कम होबत। क्षारक का पीएच मान क्या होगा, तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। क्षारक का जो पीएच मान होगा वो 7 से अधिक होगा। यह क्षारक को उदासीन कर देता है। अम्ल जो है वो क्षारक को कैसा कर देता है, तो उदासीन कर देता है, लेकिन अम्ल जो है यह अम्ल को क्या करता है, उदासीन कर देता है। अम्ल क्षारक को उदासीन करता है, लेकिन क्षारक जो है वो अम्ल को उदासीन कर देता है। ठीक है, एक बार मेरे साथ आना और सब कोई मेरे साथ बोलते चलना। एक बार मेरे साथ जल्दी से जल्दी तैयार हो जाना बोलने के लिए, और ना बोलेगा नूरी तो शादियों ना होगा। हाँ, और जो अच्छा से बोलेगा ना, पक्का हम अपनी साली से शादी करा देंगे। मियाज खुश टनाटन। आइएगा, कहता है अम्ल और क्षारक में अंतर। तो अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ अम्ल लिखना, दूसरी तरफ क्षारक लिखना। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कैसा, जल्दी जल्दी बोलो मेरे साथ। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। क्षारक का स्वाद कैसा होता है, खारा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, बोलो बाबा बोलो रे, ये नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। यह लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, तो नीला करता है। आ जाना, यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। यह जल में विलय होकर के हाइड्रोक्साइड OH- आयन देता है। ठीक है, अब आइएगा सर जरा नीचे 5 नंबर और 4 नंबर की तरफ। कहता है यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह क्षारक को उदासीन कर देता है, यह अम्ल को उदासीन कर देता है। अम्ल जो है वो क्षारक को उदासीन करेगा और क्षारक जो है वो अम्ल को उदासीन करेगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर कितना, तो सवाल नंबर आते हैं 8 की तरफ। 8 नंबर सवाल का कहत है जी, कहता है साबुन और अपमार्जक में साबुन और अपमार्जक से आप क्या समझते हैं। कहिएगा सर इस साबुन और अपमार्जक क्या होता है, हमारा कि ना बुझाता है सर जी, कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। जरा गौर से आना। कहता है साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है सर। पहला आपको साबुन और अपमार्जक से आप क्या समझते हैं। पहला आपको साबुन लिखना है और डैश देना है। ठीक है, कहता है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोऑक्जेलिक अम्ल तथा वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि साबुन क्या है, तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोऑक्जेलिक अम्ल लंबी श्रृंखला वाले कार्बोऑक्जेलिक अम्ल तथा वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। अच्छा लगा तो एक बार मेरे साथ बोलो ना, अच्छा लगा तो। हाँ, क्या बोलना है कि साबुन किसे कहते हैं, तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोऑक्जेलिक अम्लों तथा वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। साबुन का डिफिनेशन का टेंशन खत्म, तो क्या अपमार्जक के डिफिनेशन का भी टेंशन खत्म कर देते हैं। कहता है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोऑक्जेलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण को अपमार्जक कहते हैं। ये सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। तो ये अमोनियम तथा सल्फोनेट लवण को क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक किसे कहते हैं, तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोऑक्जेलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण को क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। जो कि सर आपका क्या होता है, 2 नंबर में ये पूछता है। एक बार मेरे साथ बोलना सर, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बोलना। क्या कहता है कि साबुन और अपमार्जक से आप क्या समझते हैं। कहता है साबुन क्या है, तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोऑक्जेलिक अम्ल तथा
वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। अपमार्जक किसे कहते हैं? तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोऑक्जिलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण को क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, जो कि सर हमारा क्वेश्चन नंबर कितना 9 की तरफ अब बढ़ते हैं। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगला सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। देखो ये सवाल 5 नंबर का है, इस पे तो शेयर करना बनता है, इस पे तो लाइक करना बनता है, इस पे तो सब्सक्राइब करना बनता है। मेरे दोस्त अपने अपने दोस्तों को अहंकार मचा देना, जितने भी आपके दोस्त हैं ना सबको बता देना कि एक बार तुम इसके साइंस क्लासेस से मुलाकात करके देखो। अगर ज़िंदगी में तकदीर के साथ साथ अगर तस्वीर बदल नहीं दिया तो फिर पढ़ना छोड़ देना। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आइएगा तनी सर, कहता है ना कि विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में अंतर क्या है? अच्छा, विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में अंतर क्या है? विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में अंतर क्या है? देखो सर मेरी बातों को समझना। कहता है कि विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में निम्न अंतर है। विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में निम्न अंतर है। एक ही चीज को 2-2 बार लिख दिया है। टाइपिंग वाला बेचारा भी नया नया है। आ जाना, हमने क्या बोला कि विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में निम्न अंतर है। एक साइड आपको विद्युत चुंबक लिखना है और दूसरे साइड आपको क्या लिखना है? अस्थाई चुंबक। अब मेरी बातों को सुनना। विद्युत चुंबक क्या है? कहता है यह एक अस्थाई चुंबक है। विद्युत चुंबक जो है वो हमारा अस्थाई चुंबक है और यह अस्थाई चुंबक है। अस्थाई चुंबक का मतलब अस्थाई चुंबक है। यह परबल चुंबकीय बल लगा सकता है। इसमें परबल चुंबकीय बल लग सकता है। विद्युत चुंबक में परबल, कौन बल? परबल चुंबकीय बल लग सकता है। हमने क्या बोला है कि यह परबल चुंबकीय बल लगा सकता है। ये जो है ये परबल चुंबकीय बल लगा सकता है, लेकिन इसका आकर्षण बल कमजोर होता है, तो ये परबल चुंबकीय बल काम इस पे नहीं करेगा। ये परबल चुंबकीय बल लग सकता है, इसमें परबल चुंबकीय बल लग सकता है, लेकिन इसका आकर्षण बल कमजोर होने के कारण इसमें परबल चुंबकीय बल नहीं लग सकता है। आ जाना। इसका शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, जो फेरों की संख्या बढ़ने से बढ़ती है। मेरी बातों को समझना, जैसे मेरी बातों को समझना, यहाँ से एक फेरा लगाए हैं, यहाँ से हम एक फेरा लगाए हैं, तो अब समझना कि इसका विद्युत चुंबक जो होता है वो जितना फेरा घूमेंगे इसका विद्युत चुंबकीय उतना अधिक शक्ति बढ़ेगा। जितना फेरा घूमेंगे उतना अधिक विद्युत चुंबकीय शक्ति बढ़ेगा। तो इसीलिए लिखा है कि इसका शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। जितना फेरा घूमेंगे उसका शक्ति उतना बढ़ेगा करती है, जो कि फेरों की संख्या बढ़ने से बढ़ती है। जितना फेरों की संख्या बढ़ेगी विद्युत चुंबकीय बल बढ़ेगी। ठीक है, आ जाना। इसका शक्ति निश्चित रहती है। अस्थाई चुंबक का जो शक्ति होता है वो फिक्स होता है। ये अस्थाई चुंबक है, लेकिन ये अस्थाई चुंबक है। तो अस्थाई चुंबक की जो शक्ति होती है वो हमारा क्या होता है? फिक्स होता है, कभी बदलता नहीं है सर। ठीक है, आना। अब जरा नीचे आते हैं। चलो इसमें 4-4 एग्जाम्पल ही हमने दिया है, 3-3 एग्जाम्पल ही दिया, क्योंकि आपको पूछेगा लघु उत्तरीय में। ठीक है, इसका दीर्घ उत्तरीय भी हम पढ़ा देंगे। ठीक है, एक बार मेरे साथ आना और जहाँ पे बैठे हो वहीं से बोलना। अगर बाथरूम में बैठा है तो वहीं से बोलना, लेकिन बोलना रे बाबा। आना। कहता है विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में अंतर स्पष्ट करें। विद्युत चुंबक, आए बाबा, विद्युत चुंबक। कहता है विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में निम्न अंतर है। ठीक है, एक साइड आपको विद्युत चुंबक लिखना है, दूसरा साइड आपको अस्थाई चुंबक लिखना है। कहता है यह एक अस्थाई चुंबक है। विद्युत चुंबक जो है वह एक क्या है? अस्थाई चुंबक है, और यह अस्थाई चुंबक है। अस्थाई चुंबक है, इसका मतलब बल भी उसमें फिक्स हो गया। यह परबल चुंबकीय बल लगा सकता है। ये जो है विद्युत चुंबक है जो है वो परबल चुंबकीय बल लगा सकता है, और इसका आकर्षण बल कमजोर होने के कारण परबल चुंबकीय बल नहीं लगा सकता है। आ जाना। इसका शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। ये जितना फेरा घूमेगा इसका शक्ति उतना बढ़ेगा। ठीक है, आ जाना। इसका शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, जो फेरों की संख्या बढ़ने से बढ़ती है। इसका शक्ति निश्चित रहती है। इसका शक्ति कैसा होता है? निश्चित होता है। अब जरा बताना ये क्लास आपको कैसा लग रहा है?
कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना 10 की तरफ। 10 नंबर सवाल में बड़ा मजा आएगा सर, सुकून मिलेगा मेरे दोस्त, एकदम जिंदगी स्वर्ग में चला जाएगा मेरे दोस्त। आ जाना। कहता है ना सर, पता है क्या कहता है कि प्रजनन क्या है? आई रे बाबा, ये प्रजनन का है सर जी? ए सर प्रजनन का है? तो कहता है ना कि जीवधारियों द्वारा लैंगिक क्रियाओं के फलस्वरूप अपनी जैसी संतान की उत्पत्ति करने की क्रिया वो क्रिया को प्रजनन कहते हैं। क्रिया को प्रजनन कहते हैं। हमने क्या बोला है कि जीवधारियों द्वारा, सभी जीवधारियों द्वारा लैंगिक क्रियाओं के फलस्वरूप लैंगिक क्रियाओं के फलस्वरूप अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। हमने क्या बोला कि प्रजनन क्या है? तो कहता है कि जीवधारियों द्वारा लैंगिक क्रियाओं के फलस्वरूप, जीवधारियों द्वारा लैंगिक क्रियाओं के फलस्वरूप अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा सिद्धांत है कि आपको कष्ट और तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपको तकलीफ होगा उस दिन मेरे को तकलीफ होगा। आ जाना। आना 11 नंबर सवाल की तरफ। कहता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एकदम मेरा एकदम टाइपिंग वाला जो है ना वो एकदम पागल हो गया। कहता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं को लिखे। अब यहाँ तक है ये, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से फिर आपको एक ऐसे लाइन दे देना, ठीक है, और ये वाला लिख देना कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ठीक है। ये वाला यहाँ से यहाँ हटा करके इसके नीचे में इस प्रकार से डैश दे करके लिख देना, ठीक है। आ जाना। कहता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखे। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता जो है ना मेरे दोस्त, वो क्या है? निम्नलिखित है। पहला विशेषता, यह प्रतिबिंब काल्पनिक बनाता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाता है ना वो काल्पनिक बनाता है। काल्पनिक के साथ साथ काल्पनिक एवं सीधा बनाता है। काल्पनिक एवं सीधा बनाता है, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु बराबर प्रतिबिंब, वस्तु बराबर क्या? प्रतिबिंब। डायरेक्ट करो ना। यानी कहने का सेंस है कि समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनाता है। समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। हमने क्या बोला कि समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए यह प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा बनाता है। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। समतल दर्पण को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। तो काल्पनिक चीज को कभी पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, तो समतल दर्पण को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। आ जाना। फिर क्या कहता है कि इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यही बात, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार का क्या होता है? बराबर होता है। यानी 3 विशेषता, एक आध 2 विशेषता और नीचे भी होगा सर, 4 2 विशेषता। अच्छा ये 3 नंबर विशेषता है ना, ये 3 नंबर है, ठीक है सर। आ जाना। चौथा की तरफ आना। कहता है कि यह पार्श्व विपरिवर्तन दर्शाता है। समतल दर्पण जो वो पार्श्व विपरिवर्तन दर्शाता है। हमने क्या बोला कि यह पार्श्व विपरिवर्तन दर्शाता है। प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना समतल दर्पण के सामने होता है। वस्तु जितना समतल दर्पण के सामने होता है, प्रतिबिंब जो है वो समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनाएगा जो समतल दर्पण के उतना ही सामने वस्तु होगा।
समतल दर्पण के जितना दूरी पे वस्तु होगा उतना ही पीछे उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पे बनाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है, इसलिए इसमें बराबर होता है। ठीक है, एक बार आना, मेरे साथ आना और शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बोलते चल जाना। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है। पहला, यह प्रतिबिंब काल्पनिक बनाता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यह पार्श्व विपरिवर्तन दर्शाता है, प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है। ठीक है, आज आना सवाल नंबर 12 की तरफ। आज की क्लास का अंतिम सवाल, मौज कर दो मेरे भाई, फोड़ दो मेरे भाई, तांडव मचा दो मेरे भाई। आ जाना सर, क्या कहता है? कहता है ना कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसका उपयोग को लिखे। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है और इसका उपयोग को लिखना है। मेरी बातों को समझना सर, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र के साथ इसका उपयोग को लिखे। आए धोवन सोडा का रासायनिक नाम कॉमा सूत्र एवं उपयोग को लिखे। कहा क्वेश्चन है ना सर, क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो गया, क्वेश्चन सुधार लेना कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम लिखना है कॉमा, इसके सूत्र लिखना है कॉमा, इसका उपयोग को लिखना है। ठीक है, तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम अब हम बताते हैं, रुको भाई, क्वेश्चन ऐसे कर लेना, क्वेश्चन सुधार लेना कि इसको काट देना। ठीक है, इसको काट लो, धोवन 12 नंबर इसको कर देना। टाइपिंग वाला मेरे भाई बड़ा मिस्टेक कर रहा है, ठीक है, अगर सुन रहे हो ना भाई तो थोड़ा सा अच्छा से टाइपिंग किया करो, दिक्कत होता है सबको। आ जाना, कहता है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र साथ ही इसका उपयोग को लिखे। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र लिखना है और इसका उपयोग को लिखना है। तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, 10H2O। धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हमारा होता है Na2CO3, 10H2O होता है। इसका धोने के सोडा का उपयोग जो है वो निम्नलिखित है। पहला उपयोग, धोने के साफ सफाई के लिए किया जाता है। घरों के साफ सफाई में धोने का सोडा का यूज किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में धोने सोडा का उपयोग किया जाता है। कांच करने में साबुन एवं कागज उद्योग में, कागज साबुन एवं कांच साबुन एवं कागज उद्योग में धोवन सोडा का जो उपयोग किया जाता है वो कांच साबुन एवं कागज के उद्योग में भी किया जाता है। ठीक है, चलो आना, कहता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में धोने का सोडा का यूज किया जाता है। कहाँ? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में धोने की सोडा का यूज किया जाता है। अब बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लगा। सच में अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा ना मेरे दोस्त, तो इस चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे साथ आप जुड़िए शाम को 6 बजे, सुबह को 7 बजे। ठीक है, थैंक यू, लव यू। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस, बाकी हम आपके साथ हमेशा साथ रहेंगे। थैंक यू सर, लव यू।